देवर सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैंने एक वीडियो अभी बनाई कि भारतवर्ष में जातिगत भावना से कब मुक्ति मिलेगी, जातिवाद से कब मुक्ति मिलेगी। काफी मैंने पहलुओं पे चर्चा की, जिम्मेवारी मैंने डाल दी आज के युवाओं के ऊपर। दोस्तों अब एक और विषय में लेके आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं भारतीय सेना का एक सैनिक रहा हूँ, 25 साल मैंने भारतीय सेना में सेवा की है। भारतीय सेना में भी जातिगत भर्तियां होती है जो एक बहुत गंभीर विषय है। भारतीय सेना का पुनर्गठन हमें करना पड़ेगा, क्लास कंपोजिशन से राष्ट्रीय मेरिट प्रणाली तक, संवैधानिक समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और सैन्य भर्ती का भविष्य। इस पे हम चर्चा करेंगे, कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है, किसने शुरू किया था ये। भारतीय सेना की वास्तविक शक्ति वर्गीय पहचान में नहीं बल्कि साहस, अनुशासन और तिरंगे के नीचे एकता में निहित है। जब योग्यता ही एकमात्र मानदंड बनती है तब राष्ट्र ही एकमात्र पहचान बन जाता है, लेकिन यहाँ वो नहीं है। हमारी भारतीय सेना में ये सब कुछ नहीं हो रहा, इससे उलट हो रहा है। एक आधुनिक सेना को रणभूमि में शौर्य जितना ही संवैधानिक समानता को भी प्रतिबंधित करना चाहिए। ये हमें करना पड़ेगा। भारतीय सेना अनुशासन, परंपरा, बलिदान और राष्ट्र भक्ति की प्रतीक है। दोस्तों ये वह संस्था है जहाँ जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान पीछे छूट जाती और सबसे ऊपर होता है केवल एक नाम, भारत। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, क्या भारतीय सेना की भर्ती और संरचना को समय के साथ और अधिक राष्ट्रीय समावेशी और मेरिट आधारित बनाया जाना चाहिए या नहीं? विचार करिए, इसके ऊपर बहुत गंभीर विषय है। ब्रिटिश काल में मार्शल रेस थ्योरी के आधार पर कुछ विशेष जातियों और क्षेत्रों को युद्धक क्षमता में श्रेष्ठ माना गया, यानी मार्शल कॉम्स उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी। इसी सोच से बनी कई क्लास कंपोजिशन रेजिमेंटें या भर्ती मुख्यतः एक ही जाति, क्षेत्र, समुदाय से होती थी। स्वतंत्रता के बाद भी परंपरा, रेजिमेंटल भावना और युद्धक एकता के कारण ये व्यवस्था कई रेजिमेंटों में बनी रही, आज भी बनी हुई है। लेकिन क्या आज के लोकतांत्रिक और संवैधानिक भारत में ये मॉडल पर्याप्त है? क्या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? भारतीय संविधान कहता है दोस्तों, समानता, अवसर की समानता और भेदभाव रहित व्यवस्था, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब देश की अन्य सेवाओं में ऑल इंडिया ऑल क्लास प्रणाली अपनाई जा चुकी है, तो क्या सेना में भी पूर्ण राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय एकीकरण को और मजबूत नहीं करेगा? संविधान का अनुच्छेद 14 सभी के लिए समानता को गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है। सेना भी राष्ट्र की सार्वजनिक संस्था है, वो कोई अलग नहीं है दोस्तों। तो फिर क्या भर्ती पूरी तरह मेरिट आधारित और समावेशी होनी चाहिए? बहुत अलग रिजल्ट आएंगे इसके अगर ये ऐसे हो जाती है तो। आज भारतीय सेना में दो प्रकार के रेजिमेंटल संरचना देखी जाती है। पहला, क्लास या फिक्स्ड कंपोजिशन रेजिमेंट, ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट। दोनों के अपने फायदे हैं। क्लास रेजिमेंट में सांस्कृतिक एकरूपता और परंपरा की गहराई, जबकि ऑल इंडिया मॉडल में राष्ट्रीय विविधता और व्यापक प्रतिनिधित्व, दोनों अलग अलग पहलू हैं। अब सवाल है भविष्य की दिशा क्या हो देश के अंदर सेनाओं के लिए, इस पे हमने सोचना है। राष्ट्रीय मेरिट प्रणाली का अर्थ है दोस्तों, भर्ती केवल योग्यता, शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और प्रशिक्षण के आधार पर होनी चाहिए, न कि जन्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर। जो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर RMP फॉर्मूला है, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन, उसके बेस के ऊपर अगर एक गोरखा रिटायर होता है तो गोरखा इस जगह भर्ती होगा। अगर एक सरदार रिटायर होता है सिख रेजिमेंट से या पंजाब से, उसके बदले में सरदार ही आएगा, सिख ही आएगा। इससे क्या लाभ होंगे? समय बदल गया है, युद्ध की पद्धति बदल गई है। युद्ध जमीन पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध अभी बोर्ड रूम से लड़ा जाएगा, प्रयोगशालाओं से लड़ा जाएगा। राष्ट्र एकीकरण मजबूत होगा, इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा, युवा प्रतिभा को समान अवसर मिलेंगे। मेरिट बेस्ड की बात कर रहे हैं हम। सेना की छवि और अधिक आधुनिक और लोकतांत्रिक बनेगी। दोस्तों जब अग्निवीर स्कीम आई थी तब थोड़ा सा शुरू में सुना था हमने कि शायद इस बार की जातिगत रिक्रूटमेंट को बंद कर देंगे, लेकिन वो लागू होते होते वही ढाई के पात हो गए, वही पुराना सिस्टम। कुमाऊं रेजिमेंट है, 25% नहीं 75% कुमाऊं। राजरीफ है, 50% जाट, 50% राजपूत। वो का वो रह गया, फर्क नहीं पड़ा जो उम्मीद की थी लोगों ने उस टाइम पे अनाउंस हुआ था। दोस्तों सेना पहले से ही राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जब पंजाब का जवान तमिलनाडु के साथी के साथ सीमा पर खड़ा होता है, जब हरियाणा का सैनिक असम के साथी के साथ ऑपरेशन करता है, लड़ता है दुश्मन के साथ, तब सच्चा भारत दिखाई देता है। यदि भर्ती पूरी तरह राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व पर आधारित हो तो ये एकता और भी गहरी हो सकती है। इसमें बहुत चेंजेस की जरूरत है। रेजिमेंटल परंपराएं भारतीय
भारतीय सेना की आत्मा होती है दोस्तों। इन्हें समाप्त करना नहीं बल्कि समय के साथ संतुलित रूप से विकसित करना आवश्यक है। हम समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं रेजिमेंटल सिस्टम को, परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, यही भविष्य का मार्ग है। मैं एक मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, बहुत सी आर्मीज के बारे में मैंने पढ़ा है, जाना है उनके बारे में, वहां पे क्या सिस्टम है दोस्तों। 21वीं सदी का युद्ध केवल बंदूक से नहीं लड़ा जाता। साइबर वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई क्षमताएं, नई सोच, उच्च तकनीक दक्षता की मांग करती है, जिसमें मिसाइल्स मेन रोल निभाएंगे। ऐसे भर्ती का फोकस होना चाहिए तकनीकी योग्यता के ऊपर, मानसिक दृढ़ता के ऊपर, नेतृत्व क्षमता के ऊपर, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के ऊपर। कि जातिगत जो चल रहा है आज का युवा जातीय क्षेत्र से नहीं, योग्यता राष्ट्रीय सेवा से पहचान बनाना चाहता है। यदि सेना पूर्ण राष्ट्रीय मेरिट मॉडल अपनाती है तो ये युवाओं को और अधिक प्रेरित करेगी। दोस्तों मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इसके ऊपर। गुजरात में अगर 5 वैकेंसी हैं, मुश्किल से 10 या 15 बच्चे आएंगे भर्ती होने के लिए, उनमें से ही 5 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। हरियाणा में अगर मैं बात करूं 5 वैकेंसी हैं तो रिक्रूटिंग ऑफिस में 5000 बच्चे आएंगे टेस्ट देने के लिए, लाइन में लग करके दौड़ेंगे, वो फिजिकल मेजरमेंट कराएंगे। कितना लंबा सिस्टम है, आप अंदाजा लगा लिए। 5000 में से 5 सिलेक्ट कर रहे हो आप द बेस्ट, और 10 में से 5 सिलेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं सेना के अंदर जो कम्पिटिटिव जो स्पिरिट है वो उस पर एक धक्का लगता है। भारतीय सेना केवल एक सैन्य संस्था नहीं है दोस्तों, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। क्लास कंपोजिशन से राष्ट्रीय मेरिट प्रणाली की ओर संतुलित वैधानिक और रणनीतिक परिवर्तन राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है अगर गवर्नमेंट लेती है तो। ये सुझाव है हमारा, कोई हम अथॉरिटी नहीं है, कोई हम इस चीज के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक सोल्जर होने के नाते हमने महसूस किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों परंपरा का सम्मान, संविधान का पालन और राष्ट्र की एकता का सुदृढ़ीकरण। एक सेना, एक ध्वज, एक भारत, ये होना चाहिए देश के अंदर। भारत में राष्ट्रीय मेरिट न केवल सेना को बल्कि गणतंत्र को भी सशक्त बनाती है दोस्तों। अगर उस पर हम काम करें तो परंपरा सम्मान के अधिकारी है, पर परिवर्तन ही प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है, और आज परिवर्तन की हमें जरूरत है। एक सेना, एक संविधान, एक भारत, यही कल की सैन्य शक्ति का दृष्टिकोण है। जय हिंद। डियर सज्जनों, मैं ऐसे ही वीडियोज आपके सामने लेके आता रहता हूँ और भी लेके आता रहूंगा। ये बहुत दोनों विषय जातिगत विषय हैं। ये एक वीडियो मैंने बनाई कि भारत जातिगत मुक्ति कब मिलेगी भारत को, जातियों से बाहर कब निकलेगा भारत। 2047 में हम जा रहे, हमारा विजन है कि विकसित भारत बने। विकसित भारत तब बनेगा जब सेना हमारी मजबूत होगी, जब हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जब हमारे इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और वो तभी संभव हो सकता है जब हम बदलाव के लिए तैयार रहें। जरूरत है बदलाव की। जो पॉलिसी ब्रिटिश ने शुरू की थी उनसे हट करके ब्रिटिश ने तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, जिन्होंने उनका साथ दिया युद्ध के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और उनको तो रेजिमेंटें दे दी। और जिन्होंने 1857 में उनके खिलाफ बिगुल बजाया, राव तुलाराम ने अहीरवाल क्षेत्र से नारनौल में, तो अहीर रेजिमेंट नहीं दी। जबकि अहीर जाति आज हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की संख्या को देखते हुए दूसरे नंबर पे आती है। आज कोई बड़ी अगर समाज है तो वो अहीर समाज है, और वो आज रेजिमेंट से वंचित है। आर्टिलरी के अंदर भी और बटालियंस भी हैं, मिक्स्ड भी हैं, लेकिन वहां पे तो नहीं लिखा था 78 मीडियम 8 फील्ड ऐसे लिखा होता है, जाति तो लिखते हैं बटालियन के सामने। ऐसा ही क्यों न हम आर्मी में भी कर दे। कुछ ब्रिटिशर्स ने तो डिवाइड एंड रूल के लिए जातियों बांट दिया था हमें। अब आज हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है गोरखा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, नो। हम इन्फेंट्री को इन्फेंट्री में ही क्लासिफाई कर दिए जा। इन्फेंट्री 1 इन्फेंट्री 2 इन्फेंट्री रादर देन गोरखा रेजिमेंट 1 गोरखा 4 गोरखा 2nd गोरखा 3rd गोरखा 8 गोरखा, ग्रेनेडियर्स, मराठा, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजरीफ रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिख, सिखलाई, पंजाब, इनकी जरूरत नहीं है। ये टाइटल हटा करके, ये मेरा मानना है, हम कुछ और हासिल कर पाएंगे। हमारी सेना और संगठित होगी और मजबूत होगी। और मैंने देखा है अमेरिका के अंदर भी, यूके के अंदर भी इस किस्म का सिस्टम नहीं है। रीजन वाइज उनके रेजिमेंट्स हैं। हमें पहाड़ी जवानों की जरूरत है तो पहाड़ियों से भर्ती करो आप। हमें रेगिस्तान के लिए जवानों की जरूरत है इन्फेंट्री के, तो रेगिस्तान वालों को वहां पोस्ट कर दो। रीजन वाइज, नॉट कास्ट वाइज। अब ये मेरा मानना है मिलिट्री हिस्टोरियन होने के नाते। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, अगर किसी को मेरे विचार अच्छे ना लगे तो मैं माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ ज्यादा
ज़्यादा बोल गया, एक सैनिक हूँ, कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुआ था, उसके बाद में जीडी सोल्जर से वहीं क्लर्क बना, वहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया एससी के अंदर, जहाँ मिक्स हो गए हम सब जाति के लोग, सब क्षेत्र के लोग, सब स्टेट्स के लोग वहाँ थे, सब धर्म के लोग वहाँ थे। उसके बाद में ऑफिसर बना, ऑफिसर कार्डर में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफिसर कार्डर में कोई जातिगत रिजर्वेशन नहीं है, तो जवानों में क्यों है? आर्टिकल 14 तो सबके लिए लागू होता है भाई, ऑफिसर के लिए भी, जवान के लिए भी, आर्टिकल 16 भी सबके लिए लागू होता है। तो इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है देश को। आज बदलते हालातों के अंदर दो दुश्मन बैठे हमारे, वेस्ट में हमारा बैठा हुआ पाकिस्तान और नॉर्थ में बैठा हुआ चाइना। अब हमें टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार करना है अपनी सेनाओं को। ये तो एक शॉर्ट है, इसके ऊपर विचार करते रहेगा, आगे चलता रहेगा। ये 1-2 दिन में, साल 2 साल 4 साल 10 साल में नहीं होने वाला, टाइम लगेगा इसके अंदर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम अगर इससे बाहर आ जाएंगे तो जरूर हमें फायदा होगा, देश में जातिगत मुक्ति मिल जाएगी देश को, और सेना में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। कुछ ज्यादा ही है जातिगत मामला सेना के अंदर। आर्टिकल 14 का अगर ग्रोस वायलेशन होता है आज के दिन, तो भारतीय सेना में होता है। मेरे पास में सैकड़ों एग्जाम्पल है, कहाँ उल्लंघन हो रहा है आर्टिकल 14 का। हर सैनिक से पहले देश का नागरिक है, उसको संविधान प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।